तो गाइज ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। चैन पसीना बहाने लगता है क्योंकि वह इन दोनों का रैंक तक समझ नहीं पा रहा। डायरेक्टर हिम्मत जुटाकर प्रिंसिपल का समर्थन करता है और कहता है कि रूल्स के बिना स्कूल नहीं चल सकता। प्रिंसिपल फिर अपना टोन बदलता है और समझाता है कि इस स्कूल का पर्पस अवेकनर्स को ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे वे लाइफ में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। ग्रेजुएशन टेस्ट भले ही एक ट्रेडिशन है, लेकिन यह स्टूडेंट्स के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट भी है। वह पूछता है कि अगर सडन रूल चेंजेस की वजह से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो स्कूल उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। डायरेक्टर घबराकर पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है कि क्या वह एक्सपोज हो गया है। वह सोचने लगता है कि क्या प्रिंसिपल यह सब सिर्फ उस लड़के के लिए कर रहा है। आखिरकार वह मान जाता है कि यह परेशानी लेने लायक नहीं है और पीछे हट जाता है। वह खुद से कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स पहले ही एक टीम बना चुके हैं, इसलिए वे आसानी से जीत जाएंगे। वह प्रिंसिपल के सामने झुककर माफी मांगता है और मानता है कि उन्होंने सिस्टम की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के ग्रोथ के मौके छीन लिए थे। डायरेक्टर अनाउंस करता है कि अब लोअर रैंक्ड टीम्स और 5 से कम मेंबर्स वाली ग्रुप्स भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हैं ताकि फेयरनेस बनी रहे। चारों डॉर्मेट्स आखिरकार अपनी टीम बना लेते हैं और खुश होते हैं कि अब वे ग्रेजुएशन टेस्ट में भाग ले पाएंगे। पीछे बैठा प्रिंसिपल लिंक से कहता है कि वह उस लड़के में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। टेस्ट के एक साइड पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स की टीम को लीड कर रहा है और दूसरी तरफ चैन 3 वीकेस्ट प्लेयर्स को लीड कर रहा है। यह देखकर ओल्ड मैन को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वे कौन सी केव चुनेंगे और आखिर में कितने पॉइंट्स हासिल करेंगे। ऑफिशियल अनाउंस करता है कि सभी कैप्टन्स अब अपनी डेविल केव चुन सकते हैं। तभी उसका टैबलेट बीप करता है जिससे वह चौंक जाता है क्योंकि एक कैप्टन पहले ही चॉइस कर चुका होता है। जैसे ही सभी देखते हैं कि चेन ने कौन सी केव चुनी है, सबके होश उड़ जाते हैं। उसके डॉर्ममेट्स भी पैनिक हो जाते हैं और उसे तुरंत डिसीजन बदलने को कहते हैं। पूछते हैं कि क्या उसे पता भी है कि उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन हमारा लड़का चुप रहता है और स्क्रीन को घूरता रहता है। ग्रेजुएशन टेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स की टीम्स एक डेविल्स केव में प्रवेश करती हैं और मॉन्स्टर्स को हराकर पॉइंट्स कमाती हैं। मॉन्स्टर लॉर्ड्स को हराने और कम समय में कंप्लीशन करने पर अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं और डंजन की डिफिकल्टी टोटल स्कोर को मल्टीप्लाई करती है। एक एफ रैंक डंजन अधिकतम 75 पॉइंट्स दे सकता है, जबकि ई रैंक डंजन 100 पॉइंट्स तक दे सकता है। जो टीम सबसे ज्यादा स्कोर करती है उसे इंपीरियल गिल्ड स्काउट करता है और टॉप प्लेयर को 1 मिलियन यूएन का रिवॉर्ड मिलता है। सिलेक्शन रूम में वापस स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर 90 पॉइंट्स था, जिसे इंपीरियल गिल्ड के करंट लीडर ने अचीव किया था। एक ई रैंक डंजन क्लियर करने के लिए भी टीम में कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग डी रैंक फाइटर्स चाहिए होते हैं। इस साल टिंग की टीम शायद उस रिकॉर्ड को पार कर सकती है। तभी डिस्प्ले बीप करता है और सबको बताता है कि किसी ने डेविल्स केव सिलेक्ट कर ली है। वह आदमी शॉक्ड रह जाता है जब देखता है कि हमारे लड़के ने डी रैंक डंजन चुन लिया है। अब तक किसी ने भी डी रैंक डंजन क्लियर नहीं किया है और सब सोचने लगते हैं कि यह कोई गलती है। लॉन्ग उससे पूछता है कि क्या उसने अपना सिर कहीं मार लिया है, जबकि डॉम किंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। नर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बताता है कि उसने इस डिसीजन के बारे में अच्छे से सोच लिया है। तभी सिस्टम फिर बीप करता है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी डी रैंक केव सेलेक्ट कर लेता है। टिंग की टीम तुरंत उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है और टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाती है। क्लासरूम में हंगामा मच जाता है जबकि उनकी टीम कैजुअल बनने की कोशिश करती है। ब्लॉन्ड गॉथ गर्ल हमारे लड़के का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है। बॉल्ड गाय कहता है कि उसके वीक टीममेट्स कभी भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और टीम टूट जाएगी। लॉन्ग चेन के चेहरे को देखता है और समझ जाता है कि वह सच में सीरियस है। वह सोचता है कि उसका दोस्त कब इतना स्ट्रांग बन गया और कितना बदल गया है। आखिरकार नर्ड कंफर्म बटन दबा देता है और अपने दोस्त पर भरोसा करने का फैसला करता है। यो भी ग्रीन बटन दबा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डॉर्म किंग इरिटेट हो जाता है कि दोनों ने उससे पहले डिसीजन ले लिया और वह भी बटन दबा देता है। इस तरह सिस्टम ऑफिशियली उनकी टीम को टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर देता है। अपने डॉर्म मेट्स को देखते हुए चेन माफी मांगता है और बताता है कि उसने यह डंजन इसलिए चुना क्योंकि वह टॉप स्कोरर बनना चाहता है। उसे एहसास होता है कि वह उन्हें अपने ड्रीम में घसीट रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे साथ मिलकर टॉप तक पहुंचेंगे। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट अचानक खड़ा हो जाता है और कहता
कहता है कि टॉप स्पॉट सिर्फ उसी का है। चेन उसकी तरफ मुड़ता है और सीधे उसका सामना करता है। तिंग एक इंटिमिडेटिंग ऑरा छोड़ता है और कहता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो सकता है। पीछे खड़ी लिंग यह देखकर हैरान होती है क्योंकि उसने पहली बार उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखी हैं। दोनों के बीच क्लैश अब खुलकर सामने आ चुका है। प्रिंसिपल को गर्व होता है कि स्टूडेंट्स इतने फियरलेस हैं, लेकिन लिंग को चिंता होती है कि हमारे लड़के ने डी रैंक केव चुनी है, जिसे एक सी रैंक भी अकेले क्लियर नहीं कर सकता। भले ही डी रैंक केव से 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उसकी टीम भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीना बचा है और इतने कम समय में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, फिर भी वह बेस्ट की उम्मीद करता है। स्टोरी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर, जहां सभी एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर पड़े हैं। लॉन्ग पूछता है कि वे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं जबकि बाकी लोग सिमुलेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। चैन उन्हें तरह तरह की एक्सरसाइजेस करवाता है जिससे वे पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा हीरो समझाता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग असल में कोई मदद नहीं करती। जब कोई पहली बार डेविल केव में जाता है उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट्स ही उसे बचाते हैं। यह सारी ट्रेनिंग उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है ताकि वे तेज मूव कर सकें और बेहतर रिएक्ट कर सकें। सबसे अच्छी ट्रेनिंग तो असली डंजन में जाकर एक्सपीरियंस लेना होता, लेकिन उनके जैसे कॉमनर्स इसके बारे में सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। सिर्फ एलीट्स को ऐसे मौके मिलते हैं और वे शुरू से ही ऑर्डिनरी नहीं थे। फिर भी वे एलीट्स हर संभव कोशिश करते हैं कि कॉमनर्स कभी उनके बराबर न आ सके ताकि वे हमेशा टॉप पर बने रहें। उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें पाने के लिए कॉमनर्स पूरी जिंदगी लगा देते हैं। डॉर्म किंग पूछता है कि ऐसी हालत में आम लोग क्या करें। चेन अपना प्लान बताता है और कहता है कि अगर वे इंपीरियल गिल्ड में घुस गए तो वे पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एकमात्र मौका है जिससे कोई भी सच में एलीट्स को सरपास कर सकता है। यही उसका सपना है, इसलिए चैन कसम खाता है कि वह अपनी प्रॉमिस पूरी करेगा और वे जरूर जीतेंगे। ग्रेजुएशन एग्जाम में सिर्फ आधा महीना बचा है और हमारा लड़का हर रात वॉइड टावर के अंदर ग्राइंड करता है। फैंटम लायंस को हराना आसान नहीं है, लेकिन चाहे वे उसे कितना भी ब्रूटली पटकें वह हार नहीं मानता। एग्जाम से 5 डेज पहले उसके रूममेट्स पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा लड़का पूरी तरह अलग लेवल पर है। उसका इंसेन रेजिमेंट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को भी वार्म अप जैसा बना देता है। सिर्फ 2 डेज बाकी हैं और उसका राइवल भी ट्रेनिंग में पीछे नहीं है, लेकिन चेन उससे भी तेजी से इंप्रूव कर रहा है। अब वह बोन क्रशिंग ग्रेविटी में लायंस के पूरे पैक के खिलाफ कॉन्फिडेंटली लड़ सकता है। चेहरे पर बहते खून के साथ वह जीतने के लिए पहले से ज्यादा तैयार दिखता है। एग्जाम के दिन एक छोटा ड्रोन पार्टिसिपेंट्स के साथ उड़ता है जो उनके गाइड की तरह काम करता है। लड़के मैचिंग आउटफिट्स पहनकर आते हैं और बेहद डैपर लगते हैं। जैसे ही सभी पार्टिसिपेंट्स रिस्ट बैंड्स पहन लेते हैं, एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। इसी बीच एकेडमी प्रिंसिपल गोंगलिन का गर्मजोशी से स्वागत करता है। यह शार्प लुकिंग आदमी प्रेसिडेंट थिंग का पिता है जिसने इंपीरियल गिल्ड को फाउंड किया था। स्टूडेंट्स उसे ऐसे घूरते हैं जैसे वह कोई रेयर क्रीचर हो। उनकी क्यूरियोसिटी तब और बढ़ जाती है जब वे देखते हैं कि प्रिंसिपल और गिल्ड को फाउंडर एक स्लीक व्हाइट लिमो का स्वागत कर रहे हैं। उससे एक रेड हेयर्ड जेंटलमैन कार्ल कैवेंडिश शांति से बाहर निकलता है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस चेयरमैन है। इतनी बड़ी हस्ती आमतौर पर इस इलाके में कभी नहीं आती। वीआईपी रूम के अंदर डायरेक्टर गेस्ट्स को ब्रीफ करता है कि कुल 23 टीम्स एफ रैंक डीमन लेयर्स में जा रही हैं। कुछ ग्रुप्स ने ई रैंक लेयर्स चुनी है जबकि सिर्फ 2 टीम्स ने डी रैंक लेयर्स को चुना है। अलायंस सेक्रेटरी क्रिड यह सुनकर चौंक जाती है कि स्टूडेंट्स ने इतना रिस्की डिसीजन लिया है। आमतौर पर डी रैंक पार्टी भी डी रैंक लेयर में जाने से पहले बहुत तैयारी करती है। वह पूछती है कि एकेडमी ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में सोचा भी है या नहीं। डायरेक्टर शांत स्वर में जवाब देता है कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उसने साफ बताया था कि जिन अवेकनर्स के पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता वे एफ रैंक मॉन्स्टर्स से भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन असली खतरा बॉस मॉन्स्टर होता है जो बाकी मॉब्स से कई लेवल ऊपर होता है। कई टीम्स आखिर में बॉस को हराने में फेल हो जाती हैं। ई रैंक लेयर्स में सिचुएशन और भी कठिन होती है जहां बेसिक मॉन्स्टर्स भी एफ रैंक बॉस जितने स्ट्रांग होते हैं। यह सच्चाई स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल तरीके से समझ आती है। अलायंस सेक्रेटरी पूछती है कि अगर सिचुएशन डेंजरस हो जाए तो क्या कोई सेफगार्ड है। डायरेक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि एकेडमी अपने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बहुत वैल्यू देता है। हर लेयर के बाहर इंपीरियल गिल्ड का एक वॉरियर तैनात रहता है जो जरूरत पड़ने पर तुरंत इंटरवीन कर सकता है। इसके अलावा हर स्टूडेंट के रिस्ट बैंड में ऐसा सिस्टम होता है जो सरेंडर करने या जान को खतरा होने पर तुरंत उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। यह सुनकर
भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती और सोचती है कि क्या एकेडमी के पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डी रैंक लेयर को चैलेंज कर सकें। वह मन ही मन सोचती है कि वे टीम्स असल में कितनी देर तक टिक पाएंगी। डायरेक्टर को पूरा भरोसा है कि ये छोटे ई रैंक ट्रबल मेकर्स रोते हुए बाहर भाग आएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है डी रैंक डंजन में, जो विशाल पेड़ों से भरा है और मोटी बर्फ से ढका हुआ है। चेन के रूममेट्स साफ तौर पर डरे हुए हैं। कोई भी डर जाएगा जब वह नाइटमेयर जैसे क्रीचर्स को देखे जो अजीब बैट और मंकी के हाइब्रिड जैसे लगते हैं। वह तुरंत अपनी पार्टी को वार्निंग देता है कि ये मॉन्स्टर्स पलक झपकते ही अपने टारगेट पर डाइव कर जाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखनी होंगी। अचानक गोस्ट मंकी बैट्स का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि सभी लड़के किसी तरह ऑकवर्ड तरीके से उनके लाइटनिंग फास्ट अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। वे अभी इस बात से एक्साइटेड ही होते हैं कि उन्होंने डी रैंक क्रीचर के अटैक से बच लिया। तभी कुछ और भी शॉकिंग होता है। हमारा लड़का शांति से खड़ा होता है, हाथ में लाइटनिंग सोर्ड लिए, और उसके पैरों के पास ऑलरेडी कई मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती। वह अपनी टीम को कहता है कि वे पहले खुद को बचाने पर फोकस करें क्योंकि वे अभी उतने स्ट्रांग नहीं हैं, बाकी सब वह संभाल लेगा। तभी एक और गोस्ट मंकी बैट सुपरसोनिक स्पीड से उन पर हमला करता है, लेकिन वे मुश्किल से उसे डॉज कर पाते हैं। सियांजो को अचानक एहसास होता है कि हमारा हीरो उन्हें रिफ्लेक्सेस और एक्सप्लोसिव स्पीड इंप्रूव करने के लिए ट्रेन कर रहा था ताकि वे ऐसे डीमंस के खिलाफ सरवाइव कर सके। जू अपने दांत भींचता है, सोचता है कि वह खुद को डॉम किंग कहता था, लेकिन अब उसे अपने ही रूममेट पर डिपेंड करना पड़ रहा है। इस बीच चैन बाकी सभी गोस्ट मंकीज को खत्म कर देता है। वे वेव्स में उस पर झपटते हैं, लेकिन हमारा चैड उन्हें खत्म कर देता है इससे पहले कि वे समझ भी पाएं कि उनके साथ क्या हुआ। डॉर्म किंग खुद से बड़बड़ाता है कि उसने मलोंग से हमेशा सुना था कि चैन स्ट्रांग है, लेकिन यह पहली बार है जब वह खुद देख रहा है। उसे लगता है कि चैन कोई साधारण स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बैटल हार्डेंड सोल्जर जैसा है। जैसे जैसे स्लॉटर चलता रहता है उसके अंदर जेलसी भी बढ़ने लगती है। अचानक एक और मॉन्स्टर ग्रुप के पीछे प्रकट होता है और वह मुश्किल से उसका अटैक ब्लॉक कर पाता है। वह फ्लेमिंग हैंड्स से उसकी टांग पकड़ता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है कि वे डेड वेट की तरह बिहेव करना बंद करें। चैन अकेला नहीं है जिसकी ग्रेजुएशन स्टेक पर है। बाकी लोग उसकी अचानक डिटर्मिनेशन देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी स्टबर्न विल से इंस्पायर्ड होकर शांगजू अपना फ्लोरा चांट वाइन लॉक यूज करता है और मॉन्स्टर को एंटेंगल कर देता है, लेकिन शॉकिंगली क्रीचर तुरंत खुद को छुड़ा लेता है और जुओ को किक भी कर देता है। लॉन्ग अपना क्लाउड चांट फ्रॉस्टबाइट ब्रीज यूज करता है जो मॉन्स्टर को थोड़ा स्लो करता है। फिर वे डिसाइड करते हैं कि वे अटैक्स कंबाइन करेंगे। टीम वर्क से वे मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और डॉर्म किंग को मौका लेने के लिए चिल्लाते हैं। वह न्यूक्लियर बर्स्ट फ्लेम बुलेट चार्ज करता है और डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन उससे बस कुछ जले हुए बाल ही निकलते हैं। वह और फ्लेम बुलेट्स फायर करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता। शांजो और लॉन्ग अपनी लिमिट्स के करीब पहुंच जाते हैं। डॉर्म किंग डिसाइड करता है कि अब वह होल्ड बैक नहीं कर सकता। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर कन्वर्ज्ड बर्स्ट फ्लेम बुलेट छोड़ता है जिससे मैसिव एक्सप्लोजन होता है। स्मोक हटने पर सिर्फ एक जला हुआ स्केलेटन बचता है। ड्रोन अनाउंस करता है कि उन्होंने एक डी क्लास गोस्ट मंकी बैट को डिफीट कर दिया है। तीनों जमीन पर गिर जाते हैं, पूरी तरह एग्जॉस्टेड, लेकिन खुश हैं कि उन्होंने खुद एक डी क्लास मॉन्स्टर को हराया। हमारा लड़का उनके पास आता है, थोड़ा सरप्राइज्ड, और वे तुरंत पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें फाइट करते देखा। मॉन्स्टर एक फिंगर बोन छोड़ता है लूट के रूप में और जुओ कैजुअली कहता है कि उसे हराना आसान था। चैन उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और जल्द ही ड्रोन अनाउंस करता है कि डेविल्स केव के सभी मॉब्स क्लियर हो चुके हैं। फीड देखते हुए डायरेक्टर गोंग लगभग अपना आपा खो देता है जब वह देखता है कि जीरो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले ये ट्रैश स्टूडेंट्स अपनी इंफीरियर एबिलिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल डी लेवल थ्रेट को डिफीट कर देते हैं। बाकी स्टाफ जानबूझकर चुप रहता है। इस बीच वाइस चेयरमैन कैवेंडिश का असिस्टेंट शांति से चेन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। वह सोचता है कि चेन का ऑरा उसे उसके एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। वाइस चेयरमैन चेन का नाम लेकर उसे याद रखने की बात करता है, जिससे तुरंत प्रेसिडेंट तिंग के पिता और डायरेक्टर दोनों अलर्ट हो जाते हैं। डायरेक्टर तुरंत टॉपिक बदलता है और सबका ध्यान स्टूडेंट काउंसिल टीम की तरफ ले जाता है जो दूसरे डी रैंक केव के अंदर है, ताकि चेन पर ज्यादा फोकस न जाए। वह बताता है कि टीम ऑलरेडी मिडिल सेक्शन तक पहुंच चुकी है और चेयरमैन का असिस्टेंट उनकी कोऑर्डिनेशन की तारीफ करता है। उसे एक प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम से कंपेयर करता है। यह सुनकर चेयरमैन कार्ल अम्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि इस साल के ग्रेजुएट्स की क्वालिटी पिछले बैचेस से कहीं बेहतर लग रही है। डायरेक्टर गोंग धीरे से जोड़ता है कि असली बैटल अभी शुरू हुई है और असली स्पेक्टिकल अभी सामने आना बाकी है। दूसरी तरफ डी रैंक टॉक्सिक वाइन कैवर्न में प्रेसिडेंट की पार्टी पर मायास्मा पॉइजन मशरूम मॉन्स्टर्स चारों तरफ से हमला करते हैं। एक लड़की अपनी गिटार बजाकर एलिजी ऑफ डिके छोड़ती है, जबकि एक
स्टार मेज अपनी स्टार अट्रैक्शन एबिलिटी से मशरूम्स को लिंक करता है ताकि कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक हो सके। वह कैप्टन को सिग्नल देता है और प्रेसिडेंट अपनी सोर्ड के साथ आगे बढ़ता है। एक ही स्विफ्ट स्ट्राइक में वह ब्लेजिंग स्काई सेवर इस्तेमाल करके सभी मशरूम मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उसके टीममेट्स नोटिस करते हैं कि इस असेसमेंट के मॉन्स्टर्स बिल्कुल वही हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग में पहले देखे थे। इस फेमिलियरिटी की वजह से वे बिना किसी प्रेशर के फाइट संभाल लेते हैं। उन्हें पहले से उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन असेसमेंट स्कूल द्वारा प्री अरेंज्ड होगा ताकि बाद में उन्हें लाइफ में स्मूथ पाथ मिल सके। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वे पहले से ही सेलिब्रेट करने लगते हैं, यह मानकर कि इस साल चैंपियन वही बनेंगे। अब वापस क्लाउड फॉरेस्ट के फाइनल लेवल पर लड़के हैरान हैं कि वे यहाँ तक सरवाइव कर गए और लेयर लॉर्ड तक पहुंच गए। एक फ्रोजन वेस्टलैंड के बीच वे एक गोस्ट एप को देखते हैं जो आराम से अपना मील खा रहा है। डॉम किंग तुरंत पसीना बहाने लगता है, सोचता है कि उस मॉन्स्टर की ताकत कितनी भयानक होगी। उसका एक स्लैप ही उसे सीधे मौत के मुंह में भेज सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ देखता है, वह ग्रुप के वीकेस्ट टारगेट पर नजर टिकाता है। मलोंग डर जाता है और उसकी चीख मॉन्स्टर को ट्रिगर कर देती है। जायंट एप एक टेरिफाइंग लीप के साथ उनकी ओर आता है। लड़के अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन चेन बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता है। वह सीधे उसके चेहरे पर जंप करता है और ब्रूटल किक मारता है, फिर लगातार अटैक्स से उसे हवा में उछालता रहता है। अंत में वह उसे टुकड़ों में फाड़ देता है, जैसे मिंस्ड मंकी मीट बना दिया हो। उसकी यह सैवेज फाइट देखकर उसकी पार्टी शॉक में रह जाती है। फिर भी चेन इरिटेट होता है कि डी रैंक मॉन्स्टर्स भी उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे। लूट भी डिसअपॉइंटिंग है। तभी उसके टीममेट्स एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं कि उन्हें जायंट माना स्टोन्स मिले हैं। लगता है जायंट एप उन्हें एक हॉलो ट्री ट्रंक में जमा कर रहा था। उसके दोस्त उस ट्रेजर को देखकर लालच में आ जाते हैं और क्रिस्टल्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। चेन वार्निंग देता है, लेकिन वह एक सेकंड देर कर देता है। जैसे ही वे माना स्टोन्स को छूते हैं, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश फैलता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया बर्फ में सील हो जाता है। शांजू, लो और ड्रोन्स पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं आर्कटिक ब्लास्ट से। वीआईपी रूम में लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो जाता है। स्लीजी डायरेक्टर मुस्कुराता है, जैसे वह इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स ऐसे ट्रैप्स लगाते हैं और बस वक्त की बात थी कि चेन और उसकी एमेचर टीम उसमें फंस जाए। वाइस चेयरमैन कैवेंडिश का चेहरा गंभीर हो जाता है क्योंकि वह स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर चिंतित है। डायरेक्टर नकली अफसोस जताता है और कहता है कि चेन की फेलियर के बाद उन्हें तुरंत बाहर निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि वे इमीडिएट डेंजर में नहीं है क्योंकि रिस्ट बैंड्स तभी एक्टिवेट होंगे जब स्टूडेंट्स के वाइटल साइंस एबनॉर्मल होंगे, और अभी तक किसी ने गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा। उसका मानना है कि गिव अप करने का फैसला सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का होना चाहिए। डंजन के अंदर मलोंग कड़ाके की ठंड में कांप रहा होता है। पूरी टीम में वही अकेला है जो फ्रीज होने से बच गया क्योंकि उसकी क्लास में नेचुरली आइस रेजिस्टेंस ज्यादा है। तभी लॉन्ग एक डरावनी हंसी सुनता है और एक स्केलेटन जैसा आइस मॉन्स्टर देखता है जो बिना मर्सी के उसकी सोल में झांकता हुआ लगता है। वह उसे पहचान लेता है। वह उस लेयर का लॉर्ड है और उसने इसे मॉन्स्टर कंपेंडियम में पढ़ा था। उसे याद आता है कि यह एक क्लाउड मेज है जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटीज को आसानी से कंट्रोल करता है। वह बिना एफर्ट के आइस और स्नो मैनिपुलेट करता है, और यह भी याद आता है कि यह क्रीचर अपने शिकार को लंबी टॉर्चर देकर मारने में मजा लेता है, जिसे बोन किंग ऑफ रिमेन्स कहा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आइस बॉम्ब सिर्फ एक ट्रैप था। वह बिना हेजिटेशन के मुड़कर भागने लगता है। लॉन्ग जानता है कि वह इस तरह के सी रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। वह चेन की तरफ दौड़ता है ताकि उसे फ्री कर सके, लेकिन उससे पहले ही एक आइस अटैक उसके पैर को भेद देता है। बोन किंग उसकी हालत देखकर हंसता है और उसका ब्रेसलेट वार्निंग देता है कि उसका लेग पूरी तरह पियर्स्ड हो चुका है। उसे एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन लॉन्ग हार मानने से इनकार कर देता है और चेन को थॉ करने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक और आइस शार्ड उसके आर्म को भेद देता है, जिससे वह चेन को छुड़ा नहीं पाता। बोन किंग उसकी सफरिंग देखकर आनंद लेता है, जबकि ब्रेसलेट दूसरी वार्निंग देता है कि उसका आर्म भी पियर्स्ड हो चुका है और उसका हार्ट रेट डेंजरसली बढ़ गया है। उसे फिर से एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वह फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि वह हमेशा मुश्किल आते ही भाग जाता था और इसी वजह से हमेशा पीछे रह गया। लोग उसे इग्नोर करते थे, बुली करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने और उसके दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब उसे लगता है कि यह उनका आखिरी मौका है अपनी फेट बदलने का। वह अपनी आखिरी ताकत जुटाता है, खड़ा होता है और आखिरकार चेन को फ्री कर देता है। वह खड़ा रहता है जबकि बोन किंग बिना रुके आइसिकल्स की बैरेज उसकी तरफ छोड़ता है। जैसे ही अटैक लगने वाला होता है, वह जोर से चिल्लाता है और उसी पल चेन अपनी आंखें खोल देता है। आइस ब्लॉक टूटकर बिखर जाता है और चेन तुरंत आगे बढ़ता है। लॉन्ग को एक ही मूव में खतरे से दूर ले जाता है। यह सडन एस्केप बोन किंग को भी चौंका देता है। लॉन्ग समझ जाता है कि चेन ने खुद ही आइस प्रिजन तोड़ दिया। वॉरियर उसे धन्यवाद देता है और तुरंत उसकी कंडीशन पूछता है। लॉन्ग कहता है कि ब्लीडिंग फिलहाल रुक गई है, इसलिए वह अभी सर्वाइव कर सकता है।
सकता है। अभी तिशायत वह चेन को बताता है कि यह मॉन्स्टर एक क्लाउड टाइप सी रैंक लॉर्ड है जिसे बोन किंग कहते हैं और कॉम्बैट में बेहद डेंजरस है। वह चेतावनी देता है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें हर कीमत पर दोबारा फ्रीज होने से बचना होगा। वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि बोन किंग एक मैसिव आइस शार्ड क्लस्टर चार्ज कर रहा है जो जल्दी ही एक जायंट ग्लेशियर अटैक में बदल जाता है। लॉन्ग शॉक्ड हो जाता है, समझता है कि मॉन्स्टर उन पर एक जायंट आइस न्यूक गिराने वाला है और अगले ही पल वह अटैक गिरता है और सब कुछ चमकती सफेद रोशनी में ढक जाता है। मॉन्स्टर हंसने लगता है लेकिन अचानक उसकी हंसी रुक जाती है जब वह देखता है कि दोनों उस डेवास्टेटिंग अटैक के बाद भी जिंदा खड़े हैं। चेन अपनी क्लास बदलकर डूम फ्लेम किंग में स्विच करता है और क्लाउड वॉरियर फ्रॉस्ट बॉडी एक्टिवेट करता है जो उसे कोल्ड डैमेज से पूरी इम्यूनिटी देता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन उसके रेजिस्टेंस स्टैट्स को भी बढ़ा देता है जिससे बैटलफील्ड अब उसके फेवर में आ जाता है। बोन किंग डर से चीख उठता है और लॉन्ग भी कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वह देखता है कि उसका दोस्त जो एक वॉल्ट असैसिन होना चाहिए था अब एक क्लाउड टाइप वॉरियर बन गया है। वह सोचने लगता है कि क्या चेन उन रेयर प्रोडिजीज में से है जो एक साथ 2 क्लासेस अवेकन कर सकते हैं। चेन बस माफी मांगता है और मानता है कि उसने सिचुएशन को गलत जज किया और अपने दोस्तों को खतरे में डाल दिया। फिर वह अपनी क्लास बदलकर एबिसल फील्ड बन जाता है। वह अपना परगेटरी वॉरियर सोर्ड निकालता है और बोन किंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर लॉन्ग का मुंह खुला रह जाता है। आमतौर पर अवेकनर्स के पास सिर्फ एक क्लास होती है लेकिन कुछ रेयर लोग 2 क्लासेस के साथ पैदा होते हैं। ये ड्यूअल क्लासर्स इतने रेयर होते हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन चेन सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग क्लासेस इस्तेमाल कर रहा है और हर क्लास अपने आप में बेहद पावरफुल है। अबिसल फील्ड फॉर्म में उसके स्टैट्स तेजी से बढ़ जाते हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसे रॉकेट की तरह आगे फेंक देती है। वह एक्सप्लोसिव स्पीड से बॉस की तरफ बढ़ता है और उसकी किलिंग ऑरा देखकर बोन किंग की हंसी गायब हो जाती है। एक ही क्लीन स्ट्राइक में वह उसे बटर की तरह काट देता है। लेवल 17 तक पहुंच जाता है और रेयर लूट भी पाता है। लॉन्ग अभी भी शॉक में है कि उसने एक सी रैंक लेयर लॉर्ड को 1 शॉट कर दिया। चेन कैजुअली उसे याद दिलाता है कि बाकी लोग अभी भी बर्फ में जमे हुए हैं। मलोंग को अचानक याद आता है कि वह बाकी टीममेट्स को भूल गया था और वह उन्हें थॉ करने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके जाते ही चेन देखता है कि वह फ्रॉस्ट लिच किंग को डिवावर कर सकता है। कोई आसपास नहीं है इसलिए वह उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लाउड मेज क्लास हासिल कर लेता है। बॉस की आर्कटिक नोवा की वजह से ड्रोन्स ब्लाइंड हो गए थे इसलिए उसकी हिडन एबिलिटी किसी को पता नहीं चलती। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है, उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास भी लेवल अप हो गई है और अब वह एक स्टैट को एनहांस करने के लिए स्टार जोड़ सकता है। सीन शिफ्ट होता है डी रैंक लेयर ग्लूम वाइन ग्रोटो में जहां काउंसिल प्रेसिडेंट की टीम स्ट्रगल कर रही। उनके अटैक्स बॉस पर कोई खास असर नहीं डालते। मेज कोलैप्स के करीब है और लाइटनिंग आर्चर के एरोज भी बेअसर है। एक कारण है वे टॉय की तरह इधर उधर फेंके जा रहे हैं और समझ जाते हैं कि सिमुलेशन ट्रेनिंग बेकार। मेज रियलाइज करता है कि प्रेसिडेंट ही उनकी आखिरी उम्मीद है। पीछे खड़ा प्रेसिडेंट अल्टीमेट स्किल चार्ज करता है और सपोर्ट मेजेस से बफ्स लेता है। पूरी एनर्जी मिलने पर वह ब्लेजिंग सोर्ड के साथ बॉस पर हमला करता है। उसकी ब्लेड बॉस के कोर को भेद देती है और फ्लेम्स उसे अंदर से खत्म कर देती हैं। उसकी टीम खुशी से चिल्लाने लगती है और सोचती है कि वे लेजेंड बन गए हैं। ड्रोन अनाउंस करता है कि उन्होंने डी रैंक लेयर को सिर्फ 30 मिनट्स में क्लियर कर दिया। पूरी टीम कॉन्फिडेंट हो जाती है कि फर्स्ट प्लेस उन्हीं का है। वे लेयर से बाहर निकलते हैं यह उम्मीद करते हुए कि उनका नाम रैंकिंग में सबसे ऊपर होगा। जल्द ही वे उन हॉलवे से गुजरते हैं जो उन स्टूडेंट्स से भरे होते हैं जिन्होंने सरेंडर करके पहले ही टेलीपोर्ट कर लिया था। ज्यादातर लोग पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड दिखते हैं। पहली बार जिन डीमंस का सामना किया उनकी याद से अभी भी डरे हुए हैं। तभी प्रेसिडेंट का लैकी हमारे लड़के और उसकी स्क्वाड को साइड में बैठे देख लेता है। उसकी एग्जॉस्टेड टीम को देखकर वह समझ जाता है कि वे अंदर जाते ही फेल हो गए होंगे। वह स्मग अंदाज में चेन के पास आता है और उसे मॉक करता है कि उसकी सारी बोल्ड बातें बेकार निकली। वह लगातार बोलता रहता है लेकिन उसका मास्टर उसे चुप करा देता है क्योंकि अलायंस वाइस चेयरमैन आ रहा होता है। वह एलिगेंट आदमी धीरे धीरे क्लैप करता है और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। जैसे ही वह पास आता है प्रेसिडेंट काम रहता है लेकिन उसके अंडरलिंग्स एक्साइटमेंट से कांपने लगते हैं। प्रेसिडेंट टिंग कॉन्फिडेंटली हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन मिस्टर कैवेंडिश उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और उसके पास से बिना देखे आगे बढ़ जाता है। यह खुली ह्यूमिलिएशन प्रेसिडेंट के प्राइड को अंदर से तोड़ देती है और हालात तब और खराब हो जाते हैं जब वाइस चेयरमैन जोर से चेन को एक ट्रू लेजेंड कहता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ 20 मिनट्स में डी रैंक्ड डंजन क्लियर कर दिया। यहाँ तक कि उसके गिल्ड की प्रोफेशनल टीम्स भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाई। यह सुनकर प्रेसिडेंट और उसकी
टीम पूरी तरह स्पीचलेस हो जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि 4 वीकेस्ट स्टूडेंट्स ने उनकी 10 मैन टीम को टाइम में बीट कर दिया और डी रैंक लेयर क्लियर कर लिया। दूसरी तरफ चेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। देश के सबसे पावरफुल आदमी से प्रेज मिलना भी उसके लिए खास मायने नहीं रखता। वह सिर्फ सोचता है कि इतना बड़ा आदमी इस एकेडमी में क्यों आया है। कार्ल कैवेंडिश शांति से कहता है कि वह चेन का नाम याद रखेगा। फिर वह गोंगलिन की ओर मुड़ता है जिसने उसे यहाँ बुलाया था। वह कैजुअली कहता है कि उसका बेटा भी टैलेंटेड है, लेकिन यह एक आधा अधूरा कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता है। इससे पिता और बेटे दोनों के मन में कड़वाहट भर जाती है। इसके बाद वह जाने की घोषणा करता है। डायरेक्टर सिचुएशन को संभालने के लिए आगे आता है और फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करता है। वह बताता है कि दोनों टॉप टीम्स का स्कोर बराबर है, इसलिए सभी को इंपीरियल गिल्ड में ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलेगा। यह सुनकर चेन के रूममेट्स बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है। प्रेसिडेंट के लैकीज भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तिंग खुद इस रिजल्ट से खुश नहीं है। डायरेक्टर आगे कहता है कि दोनों कैप्टन्स को गिल्ड में मैनेजमेंट रोल्स मिलेंगे और 1 मिलियन प्राइज दोनों में बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर दोनों लीडर्स सरप्राइज हो जाते हैं। चेन चुपचाप सोचता है कि $500,000 उसके डेट के लिए काफी नहीं होगा और उसे माइथिल एक्सचेंज गिल्ड के साथ अपनी प्रॉमिस पूरी करने के लिए और पैसे चाहिए। लेकिन शायद यह मायने नहीं रखता क्योंकि प्रेसिडेंट तिंग इस टाई को मानने से इनकार कर देता है। वह बोल्डली एक 1 वर्सेस 1 ड्यूल की डिमांड करता है ताकि असली विनर तय हो सके। यह चैलेंज इतना शॉकिंग होता है कि डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन दोनों का ध्यान खींच लेता है। डायरेक्टर अपने नेफ्यू को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि टाई ही सबसे अच्छा आउटकम है। वह मानता है कि चेन इस बेकार ड्यूल को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन हमारा लड़का तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है इस कंडीशन के साथ कि विनर पूरा 1 मिलियन प्राइज लेगा। यह ट्विस्ट इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि वाइस चेयरमैन भी रुक जाता है और जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब चेन आगे बढ़ता है, सीधे टिंग का सामना करता है, इस बार सब कुछ खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार।